म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ जी, म्यूचुअल इंडक्शन लिखो जी। whenever there is a change in current whenever there is a change in current linked with one coil, whenever there is a change in current linked with one coil, there induce an EMF, there induce an EMF in the neighboring coil, there induce an EMF in the neighboring coil there induce an EMF in the neighboring coil which opposes the change in current, which opposes the change in current. ठीक है जी, डन है? कोई डाउट? देखो जी, अब सेल्फ इंडक्शन तो था अपनी एक कॉइल में ही, करंट चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है जी, एक कॉइल में आपने करंट चेंज करा, ठीक है जी, तो दूसरी कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा जी, क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। दूसरी कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगा जी, ईएमएफ। ठीक है जी, मतलब एक कॉइल में अगर मैं करंट चेंज करता हूं, करंट बढ़ा रहा हूं सपोज, तो करंट बढ़ाने से क्या होगा, बी बढ़ेगा। बी का फार्मूला क्या है जी, म्यू नॉट एन आई। तो बी इंक्रीज होगा, बी इंक्रीज होने से क्या होगा जी, हाँ जी, आई चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा भाई, बी। बी चेंज होगा तो भाई फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा भाई, ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। करंट चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा जी, करंट बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो बी इंक्रीज होगा। बी इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो किसको अपोज करेगा, चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। इसमें ना होगी, फिर बायो की दिन में बैठ गया था, बायो की दिन में गए। अच्छा,
डन है जी। लिखो जी। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो करंट बढ़ेगा, ठीक है जी, या करंट घटेगा। करंट बढ़ रहा है तो उसे घटाने की कोशिश करें। जैसे पड़ोसी है अपने, क्या होता है जी, जैसे हम अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो हमें नीचे करने की कोशिश करें, ठीक है जी। पर ये अच्छे वाले पड़ोसी कम होते हैं, जब हम नीचे जा रहे हैं तो हमें ऊपर करने की। पर इसमें यही है, जो जैसा भी चेंज हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो उसे बढ़ाएगा, ज्यादा हो रहा है तो उसे कम। बस सिंपल समझ, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो जी, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। फ्लक्स इज इक्वल टू एम आई है। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है जी, एम आई। एम हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें दो कॉइल है, तो अगर एक में करंट है तो दूसरे में म्यूचुअल इंडक्शन आएगा, ठीक है जी। अगर फर्स्ट में करंट है तो म्यूचुअल इंडक्शन सेकंड में होगा, सेकंड में करंट है तो म्यूचुअल इंडक्शन फर्स्ट में होगा, थर्ड में। तीन ही है अभी, ठीक है, दो ही बात, दो बंदों की बात हो रही है, ठीक है जी। इधर आ जाओ इधर। हाँ जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट लास्ट क्लास में गिराई थी। हाँ, पीछे देखना पड़ रहा है, पढ़ के लेक्चर आज दे दिया ना। टेस्ट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि हाँ भाई सर टेस्ट था संडे को। मतलब छुट्टी करनी हो तो टेस्ट रख दो, कोई नहीं आएगा और आराम से छुट्टी हो जाएगी है। हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या थी भाई, हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्शन की भी यूनिट क्या भाई, हेनरी। डायमेंशन भी वही सेम उसी जैसी, M1 L2 T-2 A-2 म्यूचुअल इंडक्शन की। हाँ वो तो हो गया, टॉप करा आपने, तुक्के मार के है ना। तो भगवान का नाम लो। अच्छा कहीं गए थे, तो क्या भी भगवान चाहते हैं, सेकंड हाई है शिवांश के 25, आपकी 24। सर वो तो बहुत हुआ है, वो अपनी भाषा होता है इसमें होते हैं। बस भाई बस। हाँ जी, ये याद रखना, ये टोटल फ्लक्स होता है। ये क्या होता है भाई, टोटल फ्लक्स। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ, डेरिवेशन लिखो जी। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग
solenoids. Mutual inductance of two long solenoids. Mutual inductance of two long solenoid. हाँ जी, डन है जी। देखो जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सॉलिनॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। हाँ जी, दो सॉलिनॉइड है जी। दो सॉलिनॉइड्स है हमारे, एक S1 और एक S2। ये S1 है जी, ये S2 है। ठीक है जी। एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस कितना है जी R1, और एक का R2। बड़े वाले का रेडियस R2, छोटे वाले का रेडियस है R1। दोनों की लेंथ L है। दोनों की लेंथ क्या है जी, इक्वल L के बराबर है। डायग्राम बनाओ जी फटाफट। हो गया जी, लिख लिया, डायग्राम बना लिया। लिखो, कंसीडर टू लॉन्ग कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स। कंसीडर टू लॉन्ग कोएक्सियल solenoids S1 and S2, S1 and S2 with S2 wound over S1, with S2 wound over S1, with S2 wound over S1। ठीक है जी, डन है। कोई डाउट इसमें? लिखो जी, लेट L be the length of the two solenoid, be the length of two solenoids R1, R2, be the radius of the two solenoids N1, N2, number of turns in S1 and S2,
कैपिटल ए कॉमन एरिया ऑफ द सोलिनॉइड्स, ब्रैकेट में लिख लेना एरिया ऑफ द इनर सोलिनॉइड, एरिया ऑफ द इनर सोलिनॉइड, वही कॉमन हो गया ना जी। ये जो छोटे वाला एरिया येलो में जो बनाया मैंने वो कॉमन हो गया ना जी, वही इसका एरिया कॉमन आएगा। ठीक है जी। हाँ जी सही दिख रहा है अंकित जी, थोड़ा ब्लर तो नहीं लग रहा? ठीक है, पढ़ा जा रहा है। ठीक है, डन है जी, चले आगे। सपोज देखो जी I2 करंट जा रहा है S1 में, सपोज I2 करंट जा रहा है S2 में, S1 में नहीं, I2, सपोज I2 टाइम वेरिंग करंट, सपोज I2 टाइम वेरिंग करंट flows in S2, flows in S2, flows in S2 and B2 be the magnetic field due to this current, B2 be the magnetic field due to this current and is given by, and is given by, हाँ जी I2 करंट S2 में है तो B2 मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई, B2 क्या होगी जी म्यू नॉट N2 I2, B2 क्या होगी जी म्यू नॉट N2 I2, तो N2 क्या हो गया जी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है जी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो B2 क्या आ गया जी हमारा म्यू नॉट N2 बाय L I2। तो जो मैग्नेटिक फील्ड 2 में सेटअप हुई है उसके कारण से फ्लक्स 1 में आ जाएगा, फाई 1 क्या होगा जी N1 B2, एरिया कॉमन ही आएगा, फाई 1 क्या आ जाएगा B2 की वैल्यू डाल दूंगा म्यू नॉट N1 N2 AI2 बाई L, म्यूचुअल इंडक्टेंस से फाई 1 क्या होता है जी फाई 1 होगा M12 I2, म्यूचुअल इंडक्शन इन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या कह सकते हैं जी M12 किसके बराबर है जी म्यू नॉट N1 N2 A बाय L, A बाय म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। सिमिलरली अगर I1 करंट टाइम वेरिंग S1 में फ्लो करेगा तो B1 क्रिएट हो जाएगी जी मैग्नेटिक फील्ड। देखो जी किसी ने सेल्फ इंडक्टेंस की डेरिवेशन घर जाके एक बार रीड करी है तो उसमें भी यही फंडा था, पहले करंट आया था फिर बी आई, बी आने से फ्लक्स आया, फ्लक्स को फिर एल आई से कंपेयर करो, इसमें भी क्या हुआ पहले करंट आ रहा है फिर बी आ रही है, बी आने से फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स आने से फिर म्यूचुअल इंडक्शन से कंपेयर कर, वही फंडा है, सेम डेरिवेशन का पैटर्न वही है। करंट अब I1 आया S1 में तो मैग्नेटिक फील्ड किस में आ जाएगी S1 में B1 म्यू नॉट N1 I1 N1 क्या आ जाएगी जी
N1 बाय एल, तो B1 क्या आ जाएगी, म्यू नॉट N1 बाय एल I1। तो फ्लक्स 2 में आ जाएगा, फाई 2 क्या आएगा, N2 B1 ए, तो एरिया तो कॉमन ही आना जी, फाई 2 क्या आएगा जी, म्यू नॉट N1 N2 A/L इंटू I1। म्यूचुअल इंडक्शन से फाई 2 क्या होगा जी, M21 I1, M21 I1। ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, और ये 4, फ्रॉम 3 और 4 क्या कह सकते हैं जी, M21 किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट N1 N2 A/L, दोनों बराबर ही आ रहे हैं, M12 इज इक्वल टू M21 म्यू नॉट N1 N2 A/L, A बाय, ठीक है जी। हो गया जी, समझ आया। लिखो जी, फैक्टर्स इफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्शन, फैक्टर्स इफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस में 3 फैक्टर लिखवाए थे, कौन कौन से बताओ जी। लेंथ नहीं था, कॉस थीटा भी नहीं था, एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स। तो फार्मूला लगभग वैसा ही है। देखो जी, कंपेयर करूं तो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला क्या था, म्यू नॉट एन स्क्वायर A/L। तो म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला क्या है भाई, म्यू नॉट N1 N2 A/L। कुछ फर्क नहीं है भाई, वहां वो टर्न दोनों की सेम थी, एन स्क्वायर हो गया, बस यहाँ क्या है जी, N1 N2। तो म्यूचुअल इंडक्शन पहला पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 N2। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। सेकंड, म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है जी। सेकंड, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कॉमन एरिया के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है भाई, कॉमन एरिया ऑफ द टू कॉइल्स, ऑफ द टू कॉइल्स। नंबर 3, mutual inductance is directly proportional to permeability, permeability। अगर कोई मीडियम आ जाता है तो म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाता है N1 N2 A/L, N1 N2 A/L। तो भाई M इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट N1 N2 A/L। तो ये म्यू आर क्या है भाई, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी। अपना नेक्स्ट टेस्ट संडे को है ना, उससे पहले तो कोई टेस्ट नहीं है भाई। थर्सडे तक टेस्ट दे देना, नहीं तो घर पे फोन है बस, जो 4th 5th रह गया। अपना अपना हिसाब अब समझ जाओ बस, अब मैंने फोन करने शुरू है बस,
जिन्होंने बिल्कुल टेस्ट नहीं दिए हैं, जैसे श्रिया जी, काफी टेस्ट मिस है भाई पिछले, और हरगुन भाई ने एक भी टेस्ट नहीं दिया। भाई जी टेस्ट दो, अदरवाइज तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी अनन्या जी, आपको भी टेस्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी भाई। हाँ जी सर, थर्सडे देना ही पड़ेगा। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट लिखो जी। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पे भी डिपेंड करता है जी। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, ऑफ टू कॉइल्स, दैट इज L1 एंड L2। अभी बताएंगे आगे चल के कैसे डिपेंड करता है उस पर। फिफ्थ, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स पे भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स पे भी डिपेंड करता है जी। अगर डी इंक्रीज करोगे, इंक्रीजेस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज। डी इंक्रीजेस तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज। सिक्स्थ, orientation between primary and secondary coils, orientation between primary and secondary coil। हेलो, पांच बार 13 उजड़गी हुई है अच्छी करते हैं हम तो हमारे आश्रम में ना तो जरूर से मुझे कह रही पहले उठा के क्या करी मुझे देखो गुरु उठाया नीचे से गिरा तक खराब हुआ मेरा किसको तो ये उसके लिए सर्च करने लगा मेरा बैग में पता नहीं मुझे पास से ओए पास से है 2000 हाँ तो बारी से मैं तो 20 और प्रदेश और अरे देखो कितने बड़े लोग अच्छा ये सुनो बहुत एक एक्सरसाइज करेंगे तो भी एक्सरसाइज से लेते थे तब स्टार्टिंग में बहुत ज्ञान जब मैं जब से बंद हो गया ना मैं तुम फन होती है मैंने आई नो बहुत होती है चीज हाँ जी लिखो आगे, ओरिएंटेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। सेवंथ, कपलिंग फैक्टर पे डिपेंड करता है जी। अभी पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक यही रहेगा, कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर के, इसका के नाम है जी, बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ये लास्ट के जो 4 पॉइंट्स हैं वो भी जो रिलेशन निकालेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। लिखो जी, रिलेशन बिटवीन M L1 एंड L2। रिलेशन बिटवीन M L1 एंड L2। M is equal to root L1 L2। M is equal to K root L1 L2। K हमारा कपलिंग फैक्टर है, तो M की वैल्यू L1 L2 पे भी डिपेंड करेगी जी। यही पॉइंट लिखा जी। फोर्थ हमारा
कि कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पे डिपेंड करती है जी, एम की वैल्यू कपलिंग फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है जी। अब के का फार्मूला क्या है जी, लिखो जी के का फार्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स रेशियो है ये, ऐसे लिख लो के को, मैग्नेटिक फ्लक्स linked in secondary upon magnetic flux linked in primary. Magnetic flux linked in secondary upon magnetic flux linked in primary. के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है जी। ओरिएंटेशन का मतलब कैसे प्लेस कर रखी है दो कॉइलें आपने। नंबर 1 ओरिएंटेशन कोएक्सियल, नंबर 1 ओरिएंटेशन कोएक्सियल, ये कोएक्सियल है, जो हमने डेरिवेशन भी करी थी वो भी कोएक्सियल थी। के इसमें 1 होता है, कोएक्सियल वाले में के 1 होता है, म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम होता है जी। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है जी, मैक्सिमम। सेकंड, सम डिस्टेंस अपार्ट, हेडिंग लिखनी है तो सम डिस्टेंस अपार्ट, कुछ डिस्टेंस अपार्ट है जी। वाइल थोड़ा दूर दूर है, एयर बिटवीन द गैप्स, एयर बिटवीन द, इसमें 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा रहेगा, ए का वैल्यू। थर्ड ओरिएंटेशन 90 डिग्री भी हो सकता है आपस में। जब 90 डिग्री होता है तो कोई फ्लक्स लिंक नहीं करता आपस में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता है जी आपको, सोलिनॉइड की, मतलब ऐसे निकलती है जी। सोलिनॉइड में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगी, ये डायग्राम है ना जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अगर पैरेलल होती, ठीक है जी, तो यहां से निकल के ऐसे एंटर कर जाती है उसमें भी। अब उसमें कहाँ एंटर करेगी, ठीक है जी, तो उसमें वो फ्लक्स लिंक ही नहीं कर पाएगा, वो फ्लक्स। तो के कपलिंग फैक्टर 0 होता है, म्यूचुअल इंडक्शन भी इसका 0। ओरिएंटेशन हो गया जी, ये के पे भी हो गया। ठीक है जी, डिस्टेंस वाला भी बता दिया, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो के की वैल्यू कपलिंग फैक्टर कम हो जाएगा, कपलिंग फैक्टर कम होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन कम हो जाएगी जी। चारों जो लास्ट वाले पॉइंट थे यहाँ एक्सप्लेन हो गए, बाकी 3 पहले वो फार्मूला पे से आए थे। याद रखना है ना, सेल्फ इंडक्शन ना म्यूचुअल इंडक्शन लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, वहां उधर से लेंथ है। हाँ जी, 2 डेरिवेशन और है जी जो बुकलेट में दी हुई है, फार्मूला लिखा हुआ है बुकलेट में तो, पर पहली वाली तो बोर्ड्स में भी आई हुई है भाई, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पीछे एसएल अरोड़ा में भी मिल जाएगा पहली वाली का तो। ठीक है जी, वही जैसे सॉलिनॉइड के लिए कराई थी सर्कुलर की, याद है जी, सर्कल की कराई थी और स्क्वायर की, वही सेम हम करने वाले हैं इसके लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में एसी चैप्टर शुरू हो जाएगा।
ऐसे तो आज ही एसी जनरेटर में करा दूंगा अभी। ठीक है जी, एक टॉपिक हो गया था। वैसे तो वो सिक्स्थ में ही है एसी जनरेटर, एसएल में सेवन्थ में दिया हुआ। पहले मैं ट्रांसफॉर्मर ही कराऊंगा अगली क्लास में, फिर एसी को इंट्रोडक्शन शुरू हो जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है जी, चलें आगे। हाँ जी, टू को सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स। वेरी इंपॉर्टेंट है जी, कॉन्सेप्ट समझना है। वही कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी तक करा। एक में करंट आएगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, फिर दूसरे में फ्लक्स हो जाएगा, एरिया छोटे वाले क्या लेना है, बस वो हो जाएगा। 71 बुक फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ ट्राई कर रहे हैं पूरा। इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है जी, और इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है। ये C1, ये C2। याद रखना जी, सॉलिनॉइड वाली में तो दोनों में हो जाता है, मतलब चाहे अंदर ले लो चाहे बाहर ले लो, करंट दोनों से ड्राइव हो जाती है। पर जो ये सर्कुलर और स्केयर वाली है, उसमें बाहर वाले पे ही लेना है, दूसरे वाले पे चक्कर ही नहीं, आपने ट्राई ही नहीं करना। सिर्फ बाहर का ही करंट लेना है, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड है। बाहर ये वाला है जी C2, तो I2 करंट आ गया मेरा C2 में, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी इसके कारण से, μ0 N2 I2/2R। मैग्नेटिक फील्ड at the center of the circular coil, at the center of the circular coil। V2 क्या आ गया जी, φ1 हमारा आ जाएगा N1, V2 इंटू एरिया अंदर वाले का πr² हो जाएगा। ठीक है जी, φ1 क्या आ जाएगा, μ0 N1 N2 πr² I2/2R। φ1 क्या आ जाएगा, MI2। कंपेयर कर लूंगा तो M किसके बराबर आ जाएगा, μ0 N1 N2 πr²/2R, πr²/, जाना जी। भाई डेरिवेशन आ जाएगी तो क्या लिखना है, टू कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल है, इनका रेडियस क्या है, स्मॉल आर और कैपिटल आर। ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है जी, N1 और N2। सपोज अ टाइम वेरिंग करंट I2 जा रहा था C2 कॉइल में, उससे मैग्नेटिक फील्ड आ गई, बस उसके बाद तो ये। ठीक है जी, यहां लिखना चाहो कंपेयरिंग 1 and 2। ठीक है जी, इसको 1 दे दो और इसको 2। ये एनसीईआरटी पे, इस पे न्यूमेरिकल है, इस पे सर्कुलर वाली पे तो कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी दे देता है, मतलब एक तरह से डेरिवेशन टाइप दे देता है। ठीक है जी।
चले जी आगे, लिखो जी। टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर स्क्वायर कॉइल्स, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर स्क्वायर कॉइल्स। कौन चला गया जी? नैना जी चले गए। टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर स्क्वायर कॉइल्स। हाँ जी, लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था स्क्वायर वाला, है ना जी। ये अंदर हो गया जी एक स्क्वायर छोटा, और ये बड़ा स्क्वायर हो गया जी बाहर। इसकी लेंथ एल है जी, स्मॉल एल छोटे वाले की। बड़े वाले की लेंथ क्या है जी? कैपिटल एल। बड़े वाले की लेंथ क्या है जी? कैपिटल। कैपिटल। ये S1, ये S2। नैना जी चले आगे। हाँ जी, I2 मेरा करंट जा रहा है S2 में। I2 करंट जा रहा है जी S2 में। तो B2 का फार्मूला मुझे तो याद हो गया भाई, 2√2 म्यू नॉट I2, n नंबर ऑफ टर्न्स, N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, N2 I2 बाय पाई एल, बाय पाई एल। ठीक है जी। तो फ्लक्स फर्स्ट में क्रिएट हो जाएगा N1V2 एरिया L स्क्वायर। स्क्वायर का अंदर वाले का एरिया क्या हो जाएगा भाई? स्मॉल एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू डाल दूंगा तो म्यू नॉट 2√2 म्यू नॉट N1 N2 एल स्क्वायर I2 बाय पाई एल। ये इक्वेशन नंबर 1। पाई 1 क्या आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन से? M1 MI2 MI2। कंपेयर कर लेंगे जी इसको, तो M क्या आ जाएगा? कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो M क्या आ जाएगा? 2√2 म्यू नॉट N1 N2 एल स्क्वायर बाय पाई एल, एल स्क्वायर बाय पाई एल। धने जी चले आगे, कोई डाउट? नेक्स्ट आ जाओ जी, combination of inductance, combination of inductance।
नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, करो जी फटाफट। लिखो जी। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, सीरीज में L1 प्लस L2 होता है जी। और अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी हमने कंसीडर करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी हमें कंसीडर करना है, तो L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, प्लस माइनस 2M। सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 बाय L इक्वलेंट 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2, क्या आ जाएगा? L इक्वलेंट ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, नीचे तो डिवाइड ही हो रहा है। हाँ जी, M को अगर कंसीडर करेंगे तो L1 L2 माइनस M स्क्वेयर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। ठीक है, ज्यादातर वैसे यही यूज होते हैं, M वाले कम यूज होते हैं नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है जी एसी जनरेटर। अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले क्वेश्चन करने हैं जी आपको घर से एक बार, फिर डाउट्स अगली क्लास में पूछेंगे। ठीक है जी, टॉपिक बड़ा अच्छी डिटेल में पढ़ाया है, पहले नोट्स पढ़ने हैं जी जाके, सेल्फ इंडक्टेंस के और म्यूचुअल इंडक्टेंस के, फिर आप न्यूमेरिकल करने बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे। ठीक है जी, पहले तो कुछ छोटे छोटे ही क्वेश्चन है, सारे ही डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। ठीक है जी, जैसे ये ट्रॉयडल सोलिनॉइड का भी जो आया हुआ है, उसमें लेंथ की जगह क्या आ जाता है? 2 पाई आर आ जाता है, उसमें लेंथ की जगह क्या आ जाता है जी? 2 पाई आर। 44 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है जी, कोसेंट्रिक सर्कुलर लूप देखो सीबीएसई वाला 42 में आया हुआ है जी। कोसेंट्रिक सर्कुलर लूप जो मैंने आपको बताया ना, सर्कल वाला आ जाता है जी, कोसेंट्रिक सर्कुलर लूप वाला डायरेक्ट आ रखा है जी 42 नंबर, 42 44। तो ये सारे आपने करने हैं जी अच्छी तरह से, डाउट्स पूछना है जी। लिखो अगला टॉपिक एसी जनरेटर, पेज नंबर 7 पॉइंट, एसी जनरेटर अगर देखेंगे 7.48 पेज पे। पिछली एक्सरसाइज लिख देना जी, होमवर्क। हाँ वैसे एनसीईआरटी में 6th में है, एसएल में 7th में ले रखे हैं। पिछला होमवर्क है आपका पेज नंबर 6.25 पे 30 से लेके 46 तक सॉल्व। ठीक है जी, 7.48 तक।
चेक की ड्यूटी भी लगाई देते हैं ना, इनकी लगानी है। कर लो भी देख। आधी जनता तो ऑनलाइन ही बैठी रहती है हमारी। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ जी, एसी जनरेटर। देखो जी, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, AC generator, it is a device which convert mechanical energy into electrical energy. into electrical energy. मैकेनिकल को तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल को मैकेनिकल में करके क्या करना है? It is a device that converts mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में क्या हो रहा है जी, वाटर गिर रहा है जी एक हाइट से, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है जी, किनेटिक एनर्जी में। हाफ एम वी स्क्वायर। उससे कॉइल क्या करती है भाई, रोटेट। कॉइल जब रोटेट करती है तो एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है जी। तो लिखो जी, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिखो पहले, हेडिंग प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ electromagnetic induction. It is based on the principle of electromagnetic induction. It is based on the principle of electromagnetic induction. क्या है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? हाँ जी एंजल जी। whenever लिखो जी, इसको आता है भाई ऑनलाइन ईएमआई क्या होता है? हाँ जी शिवांशी, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? फ्लक्स के चेंज होने से जब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है वो पोज करता है उसको, चेंज इन ठीक फ्लक्स है को। लिखो जी, whenever there is a change in magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux linked with one coil, there induce an EMF, in the coil, and current is set up, in the coil. EMI क्या है जी? Whenever there is a change in current, change in flux linked with one coil, there induce an EMF in it, और वो क्या सेटअप कर देता है, इंड्यूस करंट भी सेटअप कर देता है। ठीक है जी। और वो कब तक रहता है जी? जब तक फ्लक्स चेंज होता रहता है, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहता है। ठीक है जी। फ्लक्स होने से कुछ नहीं होने वाला, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स क्या होना चाहिए भाई? चेंज। समझ आया जी? कोई डाउट इसमें? डायग्राम बनाएंगे जी पहले।
सिलेंड्रिकल वो है, कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर। नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ जी, ये हमारी कॉइल है PQRS, एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बाउंड कर रखी है। सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर पे बाउंड कर रखी है। ये शेप तो इसकी रेक्टेंगल सी लग रही है, पर ये होता सिलेंड्रिकल है, पूरा ऐसे होगा चारों तरफ। उसके ऊपर कॉइल क्या कर रखी है भाई, बाउंड कर रखी। नॉर्थ और साउथ पोल्स है मैग्नेटिक फील्ड के। स्ट्रॉन्ग होर्सशू मैग्नेट होती है छोटे डायनेमो में। छोटे डायनेमो मतलब जो छोटे मोटे जनरेटर, जो कई बार हम घर पे भी ले आते हैं बिजली जनरेट करने के लिए, ठीक है जी। और जो बड़े लार्ज डायनेमो है, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट में लगे हुए हैं, वहां होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वहां क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। फिर दो स्लिप रिंग्स है S1 और S2, ब्रास की बनी हुई है। स्लिप रिंग्स है दो, S1 और S2, ब्रास की बनी हुई है। ठीक है जी। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी ये स्लिप रिंग भी रोटेट करेगी। ब्रशेस B1 एंड B2, ये ग्रेफाइट की बनी हुई है जी। ब्रशेस B1 एंड B2 हमारी ग्रेफाइट की बनी हुई है। ठीक है जी। तो इनका काम क्या है भाई, आउटर सर्किट में करंट प्रोड्यूस करो, आउटर सर्किट में करंट को लेके जाना, वो काम है। नहीं नहीं जी, कोई डाउट इसमें। कंस्ट्रक्शन मैंने बता ही दिया आपको। पहला तो फील्ड मैग्नेट लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन में। फील्ड मैग्नेट में मैंने बताया आपको, ये स्ट्रॉन्ग होर्सशू मैग्नेट होते हैं छोटे डायनेमो के लिए, और लार्ज डायनेमो के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं। ठीक है जी। फिर आर्मेचर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन में। आर्मेचर क्या है जी, एक PQRS मेरी कॉइल है, कॉपर की बनी हुई है, वो बाउंड कर रखी है किसके ऊपर, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर पे। सॉफ्ट आयरन क्यों लेते हैं आपको बताइए जी, इसकी हाई इनिशियल परमेबिलिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा बढ़ा देता है, मैग्नेटाइज कर देता है ना मटेरियल को। ठीक है जी। तो फिर अगला स्लिप रिंग्स है। स्लिप रिंग्स हमारी जो आर्मेचर कॉइल्स हैं, कॉइल्स के दोनों एंड्स स्लिप रिंग से कनेक्ट है, एक S1 से एक S2 से। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी अपनी एक्सिस पे, जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी वैसे वैसे ये स्लिप रिंग्स भी रोटेट करें। ठीक है जी।
ब्रशेस B1 और B2 ये ग्रेफाइट के बने हुए हैं और फ्लेक्सिबल मेटल रॉड भी हो सकती है, किसी मेटल की भी बनी हो सकती है। ठीक है जी। इनका काम क्या है, आउटर सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उसको आउटर सर्किट में ट्रांसफर करना। ठीक है जी, डन है। देखो जी थ्योरी मतलब वर्किंग इन स्टार्टिंग पी क्यू फ्रंट पे है जी, आर एस बैक पे है। सपोज ये मेरा कॉइल है, ठीक है जी, ये पी क्यू फ्रंट हो गया जी इधर वाला, और ये पीछे जो मेरी तरफ है वो बैक पे है आर एस। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी पी क्यू कहाँ जा रहा है भाई, अंदर को, और आर एस कहाँ को आ गया जी, फ्रंट। ठीक है जी। कॉइल रोटेट करेगी तो क्या चेंज होगा भाई, एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। उस करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा भाई, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है जी। as the coil rotates as the coil rotates PQ moves inwards, RS moves outwards, RS moves outwards, PQ moves inwards, RS moves outwards. Hence, angle between magnetic field and normal to the coil changes. Normal to the coil changes. Therefore, magnetic flux linked with the coil changes. Linked with the coil changes. Hence, current is induced. Current is induced whose direction is given by Fleming right hand rule. Fleming right hand तो भाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है भाई, ये मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट इंड्यूस, पीक्यू कहा जा रहा है भाई, अंदर को, अंदर को थम, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर को ही है बी वेक्टर। करंट पी क्यू में कहां से कहा आ गया, क्यू टू पी, ये बाहर जा रहा है आर एस, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट कहां से कहा जा रहा है जी, एस टू आर। आउटर सर्किट में करंट कहां से कहा जा रहा है जी, बी वन टू पी क्यू में करंट कहां से कहा जा रहा है, क्यू टू पी। आर एस में करंट कहां से कहा जा रहा है जी, एस टू आर। आउटर सर्किट में करंट कहां से कहा जा रहा है जी, बी वन टू। उसको डायग्राम थोड़ा हमारे से अलग बनाया है पर बिकॉज़ एसएल वाला बना दिया होगा, मैं दो डायग्राम से बनाता हूँ ना, इसलिए मैं तो अभी एक बनाया। हाफ रोटेशन में आर एस फ्रंट पे आ जाएगा, पी क्यू बैक पे आ जाएगा, फिर उसके हिसाब से ही वही थ्योरी यहाँ पर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये पहला तो सेम है दोनों, एज द कॉइल रोटेट्स, बस वो उसमें चेंज करूंगा।
बना लो जी डायग्राम, फिर दूसरा भी डायग्राम बनना भी। फटाफट करो जी, जल्दी से फटाफट। हो गया, चले आगे। हाँ जी, आफ्टर हाफ रोटेशन आर एस फ्रंट पे आ जाएगा, पी क्यू बैक पे आ जाएगा, अभी गुरु जी क्या कर रहे हो? पी क्यू अब बैक पे चला गया जी, आर एस अब फ्रंट पे चला गया। डॉटेड लाइन का मतलब ये बैक पे है, ठीक है जी। Reggie, I think Reggie Darling. Reggie Darling, आप आओगे? Yes. कौन करा रहा है? तो शादी है क्या तुम्हारी कृष्ण की कौन करा रहा है? बहुत सकते हैं। हाँ जी, डन है। सर दो मिनट। बढ़िया। मुझसे क्या? हाँ जी, पी क्यू बैक पे है जी, आफ्टर हाफ रोटेशन, फिर हाफ रोटेशन पी क्यू बैक पे है जी, आर एस का है जी फ्रंट पे। बाकी थ्योरी पीछे वाले से ही नोट करनी है भाई। एज द कॉइल रोटेट्स पी क्यू मूव्स इस बार आउटवर्ड्स, एज द कॉइल रोटेट्स पी क्यू मूव्स आउटवर्ड, आर एस मूव्स इनवर्ड्स, ठीक है जी। हेंस एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द कॉइल चेंज करेगा। एंगल चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से करंट इंड्यूस होगा। उसकी डायरेक्शन किससे दी जाएगी? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग राइट हैंड मतलब यही सारा दोबारा लिख देना है जी। फिर अब देखो जी, आर एस अंदर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन वही आर टू एस हो गई है। इसमें बाहर जा रहा है पी क्यू में, तो पी टू क्यू होगी। एक्सटर्नल सर्किट में कहां से कहां जा रहा है जी? अब बी टू बी वन। पी क्यू में करंट कहां से कहां जा रहा है जी? पी टू क्यू। आर एस में आर टू एस,
एक्सटर्नल सर्किट में या आउटर सर्किट में V2 टू V1, फिर एक लाइन लिखी जाएगी एज करंट इन द आउटर सर्किट, in the outer circuit changes its direction after every half rotation, hence current is alternating in nature, तभी ये जो जनरेटर हुआ उसका नाम क्या पड़ गया भाई? ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर। ठीक है जी। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ वैसे लास्ट क्लास में भी कराया था, फिर दोबारा बता देते हैं जी। बहुत डिटेल में कराया जी, ये चैप्टर करने को मैं 3 लेक्चर में खत्म कर सकता था। जो इसकी वीडियो बनी हुई है 40 मिनट्स में रिकॉर्डिंग खत्म कर रखी है मैंने इसकी, शॉर्ट वीडियोस जो बने हुए। 40 मिनट्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 2 लेक्चर 3 लेक्चर, और इस पे मैंने 5-6 लेक्चर लगाए हैं, पूरी डिटेल में थ्योरी करा रखी है। नोट्स अगर ढंग से यहीं से पढ़ लोगे, बुकलेट विद बुकलेट सब कुछ इसमें करा दिया है। तो संडे के टेस्ट में मैं उम्मीद करूंगा 40 में से 30-35 नंबर के करीब पढ़ के आएंगे। तो नंबर लाने का सबसे पहला मुद्दा ये है, बेसिक्स तैयार करो अपने। हर चैप्टर के बेसिक चीजें होती हैं, फार्मूले याद होने चाहिए, डेरिवेशन याद होनी चाहिए, फिर पीछे से कंसेप्चुअल, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर केस स्टडी। ठीक है जी, सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम। नंबर तुम तो टेस्ट ही देते नहीं, वो चलो शुक्र है वो वाले बंदे टेस्ट तो देते हैं संडे को। सर मेरा यूटी था मंडे को, तो नहीं दिया। चलो कोई नहीं, बाकी तो पता नहीं कहाँ थे। हाँ जी, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है जी? मेरा तो भाई कोई लॉस नहीं होना, आपका ही लॉस है भाई। देखो धीरे धीरे क्या होगा जी, नंबर कम आ रहे हैं, फिर नंबर इंप्रूव नहीं होंगे, फिर प्रैक्टिस का प्रेशर बढ़ेगा, और अगस्त आपने ढंग से नहीं काम करा ना, फिर बहुत दिक्कत आएगी आपको बाद में। ये फर्स्ट बुक तैयार कर लो, जैसे गिर पड़ के जैसे मर्जी। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया है, थीटा, एन क्या है जी? नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया ऑफ द कॉइल है, एरिया ऑफ द कॉइल, थीटा एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड नॉर्मल टू द कॉइल, नॉर्मल टू द कॉइल। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा जी? एन बी ए कॉस थीटा। ओमेगा क्या हो जाएगा भाई? जब कॉइल रोटेट करेगी एंगुलर स्पीड से तो ओमेगा क्या होगा? थीटा बाय टी। तो थीटा क्या आ गया जी? ओमेगा टी। तो फ्लक्स क्या आ गया भाई? एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला -d फाई बाय d E is equal to minus d by dt, and b a cos
ओमेगा टी। ई क्या आ गया माइनस एन बी ए ओमेगा कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है जी, ओमेगा आगे आ जाएगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है जी 1, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी ई इक्वल टू ई नॉट एन बी ए ओमेगा के बराबर आ जाएगा जी। तो ई क्या आ जाएगा हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का फार्मूला ई बाय आर ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन को भी मैक्सिमम 1 कर देंगे जी। साइन ओमेगा टी 1 हो गया, तो आई इक्वल टू आई नॉट किसके बराबर आ गया ई नॉट बाय आर। तो आई का भी फार्मूला क्या आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी।